जी हाँ विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यानों में अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान के संदर्भ में। उसी क्रम में भारतीय संविधान का जो दृष्टिकोण है, जो आधारभूत जिसकी विवेचना है या जिसके आधारभूत सिद्धांत हैं, उन प्रावधानों का कि जिनके बेस पर वो आज हमें दिखाई देता है। इस संदर्भ में प्रथम जो बिंदु है वो प्रस्तावना का है। प्रस्तावना किसी भी देश के लिए एक ऐसा कुंजी पत्रक होता है या एक उसकी समरी होती है जिसमें संपूर्ण लिखित संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये बात कही गई है। उस उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मान करके जो स्वराज्य विधेयक वाला था, संविधान का उद्भव जनता की इच्छा से हुआ है और अंतिम सत्ता जनता में ही निवास करती है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई। प्रस्तावना के इस अंश के संबंध में सभा में कुछ प्रश्नों को किया गया एवं राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कैसे स्वीकारा जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किया गया। अंबेडकर ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बांध दिया जाना चाहिए। हमारे द्वारा यह कार्य बाद में चुनकर आने वाले सांसदों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर अगला बिंदु आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी देश में उसके नागरिकों को जीवन जीने के लिए या स्वयं के कल्याण के लिए कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होते हैं। व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य पृष्ठभूमि को स्पर्श करते हुए उसके सर्वांगीण विकास के लिए वह कुछ अधिकारों की मांग करता है। उन अधिकारों को भारतीय संविधान में दिया गया है और उसमें मूल रूप से जनता के लिए उन अधिकारों को जो कि अमेरिका के अधिकार पत्र में बताए गए थे और कल्याणकारी राज्य की स्थापना को मानते हुए यहाँ ध्यान में रखा गया। संविधान निर्माताओं का विचार था कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नहीं है। अपनी इस धारणा के आधार पर उन्होंने अधिकारों को दो भागों में बांटा। पहला वाद योग्य अधिकार, जस्टिसिएबल, जिस पर वाद या क्लेम प्रस्तुत किए जा सके, और दूसरा अवाद योग्य, नॉन जस्टिसिएबल राइट। इस प्रकार का विभाजन संवैधानिक परामर्शदाता BN राव के सुझाव के आधार पर किया गया था, लेकिन संविधान के अनेक सदस्य इस प्रकार के विभाजन से और RK सिधाना आदि सहमत नहीं थे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों, विशेषतः कुंजरू, प्रमोद रंजन, सोमनाथ लाहिड़ी और RK सिधावा आदि ने विचार व्यक्त किए गए। वादयोग और अवादयोग अधिकारों में विभाजन रेखा खींचना कठिन है। रोजगार के अधिकार आदि आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में स्थान दिया जाना चाहिए। इस तरह की विचार विमर्श किए गए और श्री KM मुंशी ने कहा था, सभा के अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए अधिक चिंतित थे। ये उनके व्यक्तिगत विचार तत्कालीन परिस्थितियों में दिए गए। इसी आधार पर संविधान के 21वें अनुच्छेद में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दों के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं को छोड़कर शब्दावली को अपनाया गया। यानी भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया नहीं है जो कि अमेरिका में चलती है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी वह कानूनी प्रोसेस है
जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है, उपबंधों में लिखा हुआ है, उस शब्दों की सीमा में बंधे रहेंगे और उनके आधार पर ही मौलिक अधिकारों को वर्णित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे और उनको प्रयोग में लाने के लिए नागरिकों को सहयोग प्रदान करेंगे। न कि अमेरिका के संविधान की तरह कि जिसमें जो कानून के शब्द हैं उनसे हटकर के भी न्यायाधीश अपने मत प्रकट कर सकते हैं और कानून को स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व में कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों काजी सैयद, करीमुद्दीन, हरिविष्णु कामत, नसरुद्दीन और केटी शाह आदि ने इस बात पर बल दिया कि इन सिद्धांतों का क्रियान्वयन राज्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। निदेशक के स्थान पर मौलिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य सदस्यों द्वारा इस प्रकार के संशोधन और उनके पीछे निहित भावना को अस्वीकार कर दिया। उनके द्वारा कहा गया कि मौलिक शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि मौलिक शब्द का प्रयोग न करते हुए भी इन्हें राज्य व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों के रूप में ही मान्यता प्रदान की गई। इस तरह से प्रयोजन आने वाले व्यवस्थापक और कार्यपालिकाओं को निर्देश देना ही है। इस दृष्टि से निदेशक शब्द ही उचित है, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये राज्य को दिए गए हैं, राज्य इनका पालन करेगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह किस तरह से आगे। इसमें सबसे बड़ी बात है नीति निर्देशक तत्वों में, इनका मूल उद्देश्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति ही कहा जा सकता है। अर्थ के क्षेत्र में कल्याणकारी हो, समाज में न्याय की स्थिति को बिना किसी भेदभाव के संपादित करें, यह राज्य की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। वह जवाबदेह होगा, वह उत्तरदायी होगा। लेकिन इस संबंध में की गई समस्त व्यवस्था में स्पष्टता को अपनाने के बजाय अस्पष्टता को बनाए रखना ही उचित समझा गया। 3 वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की थी, लेकिन अंतिम रूप से कृष्णामाचारी आदि के विचार को अपनाया गया। समय सीमा को कोई आवश्यकता नहीं है और पृथक्करण के विचार पर बल दिया गया। संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने एक समान नागरिक संहिता पर आपत्ति प्रकट की, कहा कि इससे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर चोट पहुंचे। श्री मुंशी ने इन आलोचनाओं को उत्तर देते हुए कहा, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पहले से ही मान्यता दे रखी है और यह व्यवस्था उनके ही अनुकूल बनाई गई है। इस तरह की बातें निदेशक तत्वों के माध्यम से संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रस्तावित करती हैं। अगला है संघीय कार्यपालिका। देश की एक कार्यपालिका होगी, वह केंद्रीकृत होगी। कार्यपालिका के प्रकार का चुनाव नवीन संविधान की रचना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। पंडित नेहरू ने कहा था, हम अब तक प्राप्त अनुभव की प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते। अर्थात संविधान निर्माताओं को 3 प्रकार की कार्यपालिकाओं में किसी एक का चुनाव करना था। स्विस प्रकार की कार्यपालिका, अमेरिकी एवं ब्रिटिश की कार्यपालिका। संविधान सभा के सदस्यों में इस पर मतभेद था। गैर कांग्रेसी सदस्य, विशेषतः मुस्लिम सदस्य स्विस प्रकार की कार्यपालिका को चाहते थे कि इस तरह का ढांचा हमें लेना चाहिए। कुछ अन्य केंद्रीय सरकार की आवश्यकता अनुभव करते हुए अमेरिकी ढंग को मानने के पक्ष में थे, लेकिन नेहरू ने बताया कि हम अनुभव के आधार पर इसके प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते, इसलिए व्यवस्थापक और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को संसदीय कार्यपालिका अपना कर रोका जा सकेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के अध्यक्ष को चुना जाएगा। प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रतिनिधि होना अति आवश्यक है। ये सुझाव प्रकट किए गए। अंबेडकर ने कहा था कि
यह बात कुछ अटपटी सी होगी कि राष्ट्रपति को व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाए और फिर उसे कोई वास्तविक शक्ति न दी जाए। तो इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। फिर इसमें संविधान के ढांचे में संघीय कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद का स्वरूप प्रदान किया गया। संघीय संसद के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और इसमें मूल रूप से संघीय न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, वयस्क मताधिकार और जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान किए गए। अंतिम में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में भी आधारभूत तत्वों को समाहित किया गया।